दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर हमला कभी भी हो सकता है और हो सकता है कि ये हमला होने के बाद ईरान इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर दे, क्योंकि ईरान के अगर जंग में कूदने की नौबत आती है तो उसके साथ खड़े होंगे हौती, उसके साथ खड़े होंगे लेबनान के हिजबुल्लाह, उसके साथ खड़े होंगे इराक में मौजूद ईरान को समर्थन देने वाले तमाम रेजिडेंस फोर्स, और इसके साथ ही अगर देशों की बात की जाए सीरिया भी होगा, रूस भी होगा और यहां तक कि चीन और नॉर्थ कोरिया भी जरूर साथ में आएंगे, क्योंकि इन सब का एक ग्रुप बनता हुआ काफी अरसे से नजर आ रहा है। लेकिन यमन के बागियों ने जिस तरीके से समूचे पश्चिमी देशों को हलाकान कर रखा है, परेशान कर रखा है, उसने पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। यमन में कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि यमन के एरिया में कोई कदम रख दे, क्योंकि यमन के हौतियों को देख करके दूर से ही बड़े बड़े चमत्कार नमस्कार करके निकल जा रहे हैं। और यमन अभी भी लाल आंखें तरेर कर एक जगह खड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि दुनिया की कोई बड़ी शिपिंग कंपनी, मालवाहक जहाज उधर से गुजर जाए। और गुजर जाएगी तो लाल सागर उनके लिए कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। हाल के 2-3 महीनों के दौरान लाल सागर पश्चिमी देशों का कब्रगाह बनता जा रहा है, जो इजराइल के सबसे ज्यादा हिमायत परस्त बने हुए हैं, जो इजराइल के बहुत बड़े मददगार बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हौतियों ने साफ तौर पर कह दिया है हम झुकने वाले नहीं हैं। उसने सीधे कह दिया है कि हम बड़ी से बड़ी ताकतों से लंबे वक्त तक टकराने के लिए तैयार हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम पर जब चाहो तब हमला करके आजमा सकते हो। बाकायदा हौतियों के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। हौतियों के जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है कमांडर मोहम्मद अल अतीफी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हम जालिम ताकतों के खिलाफ तवील मुद्दत तक जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, चाहे इनकी मददगार ही क्यों ना हो। यमन की ताकत का इन सबको एहसास होना बहुत जरूरी है और इस पर कोई बहस मुबाहसा भी होने की जरूरत नहीं है। यानी वो सीधे तौर पर कह रहा है कि इन तमाम देशों को हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए और इसमें कोई बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है, कोई विवाद की जरूरत नहीं है। वो सीधे तौर पर समझा रहा है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इनकी हिमायत करने वाले देश भी क्यों ना हो, उन्हें हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। यानी जो अमेरिका और ब्रिटेन अभी तक हमले करते चले आ रहे थे यमन के ऊपर, उसका यमन के हौतियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। बहुत से लोग, हमारे दर्शक जो हैं, हौतियों को बागी कहे जाने पर नाराज हो जाते हैं। उनको बागी का मतलब समझ में नहीं आता। बागी का मतलब होता है रेबल, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, और ये वो बागी हैं इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा रखा है। सिर्फ यमन में ही गवर्नमेंट नहीं बनाई, बल्कि इनकी हिम्मत को देख करके मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत का एहसास होता है कि मिडिल ईस्ट में अभी एक बड़ी ताकत यमन के तौर पर मौजूद है, जो पूरी दुनिया के हमले अपने ऊपर झेल सकता है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। चाहे भले ही झुब्बा वाले अपना कच्चा लंगोट खोलकर नंगा खड़े होकर के अपनी नुमाइश क्यों ना दिखाएं, लेकिन यमन झुकने को तैयार है। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यमन यहीं तक कयामत बनकर नहीं बरस रहा। जिस जहाज को उसने बीते साल नवंबर के महीने में कब्जा किया था, जिस इजरायली जहाज पर यमन के हौतियों ने कब्जा किया था, उस जहाज को फिलहाल नुमाइश में तब्दील कर दिया गया है। उस पर प्ले कार्ड्स और तमाम तरह सजा दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वहां प्ले कार्ड्स वगैरह लगा करके बिल्कुल सजा दिया गया है और उसको भाड़े पर उठा दिया है और कह दिया कि भैया $1 चुकाओ, जहाज में बैठो, घूमो, तमाशा देखो, निकल लो। यानी कि अजायब घर के तौर पर तब्दील कर दिया है, म्यूजियम के तौर पर तब्दील कर दिया है। और जाने वाले लोग बड़े फक्र से महसूस कर रहे हैं, बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं वहां जाकर के, हमने तो इजराइल को सबक सिखाया और उसके जहाज को तमाशे में तब्दील करके उसको अर्निंग सोर्सेस का जरिया बना दिया। बाकायदा इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है, यानी भारतीय अखबार जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो बता रहा है कि हौतियों ने कब्जा किए गए जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हदोदा में जो पर्यटक हैं, जो जायरीन हैं, उनके लिए खोल दिया है।
पिछले साल नवंबर में लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू करने के बाद हौथियों ने इजरायली जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था और यह पहला ऐसा जहाज था जिसे यमन के हौथियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। और यमन के जो लोग हैं वो इस जहाज की यात्रा करने के लिए, जहाज पर सैर सपाटा घूमने के लिए $1 पेमेंट कर रहे हैं और जिसे अब यमन के झंडे और अमेरिका विरोधी, इजराइल विरोधी बैनरों से सजाया गया है। वाकई यमन वालों ने जिस तरीके से छठी का दूध याद दिलाया है अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम पश्चिमी देशों को, हिम्मत नहीं हो रही है कि वो यमन पर जाकर इकट्ठे हमले करते हैं। अमेरिका ने 20 देशों का एक टास्क फोर्स बनाया था कि चलो हम यमन के ऊपर हमला करेंगे, हौथियों को सबक सिखाएंगे, लेकिन धीरे 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 बारी बारी से सब के सब हट गए। बचे केवल ब्रिटेन और अमेरिका, जो कई बार हमले कर चुके हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में भी फिर हमले करें, लेकिन यमन झुकने को तैयार नहीं। वो बाकायदा आंखें दिखा करके समझा रहा है कि कब तक छुपोगे खंभे की आड़ में, तभी तो मिलोगे भिंडी बाजार में। वहीं ये भी खबर आ रही है कि साउथ कोरिया के समुद्री तट पर अमेरिका का एक फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो याद रखिए, साउथ कोरिया के बगल में ही एक देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया अमेरिका का बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन है। वो दिन दहाड़े अमेरिका को धमकाता रहता है। वो सीधे कहता है कि हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, सीधे अमेरिका पर हमला कर देंगे, अमेरिका को धरती से मिटा देंगे, अमेरिका का नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसे इलाके में अगर अमेरिका का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो एक शक तो जरूर हर किसी के जहन में आएगा, ये दुर्घटना है या अटैक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ कोरिया ने ही कोई मिसाइल ठोक करके इनको समझा दिया हो कि देखो हमारी ताकत क्या है। हो सकता है, ऐसा हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक शक है, हमारे मन का वहम भी हो सकता है। लेकिन जब कोरियन पेनिनसुला में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इस बात से इनकार करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ कोरिया ने इनके जहाज को गिरा दिया हो। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारा फ्रीनी जो फाइटर जेट है वो हादसे का शिकार हो गया है, पायलट अपनी जान बचाने में थोड़ा कामयाब रहा है। अमेरिका का F-16 जो फाइटर जेट है वो जो है जगाडो द्वीप के पास दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट से दुर्घटना का शिकार हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल इराक से भी एक खबर यह सामने आई है कि जो वहां के रेजिडेंस फोर्सेस हैं उनमें से एक है कताइब हिजबुल्लाह, जिसने ऐलान किया है कि वो अभी फिलहाल इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रहा है। यानी अभी तक वो जो हमले करता आ रहा था वो अभी हमले जो है वो रोक रहा है, सस्पेंड कर रहा है इस पूरे ऑपरेशन को। उसके पीछे एक वजह बताई है, उसने ये कहा है कि वो नहीं चाहता कि इराक की जो सरकार है वो उनकी वजह से शर्मिंदगी का शिकार हो, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि अमेरिका को इराक ने समझा दिया है कि अपनी सेना को हटा के ले जाओ। यहां तक कि जो नए फोर्सेस हैं और भी जो तादाद है वहां पर आने की अमेरिकी सेना की, उनके आने पर भी इराक ने रोक लगा दी है। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था अब तक कि अमेरिका को इराक की जमीन को छोड़ करके जाना पड़ेगा, अपनी फौज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने रेजिडेंस फोर्स वाले हैं ना, माना यह भी जाता है कि पहले इराकी डिफेंस फोर्स वाले ही हैं, इराक की सेना वाले ही हैं, जो अब अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये इराक में मौजूद रेजिडेंस फोर्स हैं जो अटैक कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।